हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हाजिर हैं फिर से 30 प्रश्नों के साथ, जो कि किस विषय के हैं? रसायन शास्त्र से संबंधित हैं या केमिस्ट्री से संबंधित हैं। ये एग्ज़ाम जो क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। 30 प्रश्न होंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें। हो सके तो वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो जल्दी जल्दी पार हो जाए और आप अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो को स्किप करने से क्या होता है कि आप क्वेश्चन को स्किप करते हैं, ठीक है, जो कि हरगिज सही चीज़ नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? तो ये अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। जिंक तथा लेड का जो जगह है वो कॉपर की अपेक्षा पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आवर्त सारणी बनी हुई है हमारी, उसमें जो जिंक तथा लेड है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंगूर का किण्वन करना एक रासायनिक परिवर्तन है। याद रखिए, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दो टाइप के परिवर्तन होते हैं। एक फिजिकल चेंज होता है, एक केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज वैसे चेंज होता है जिसमें उसका प्रॉपर्टी में कोई चेंजिंग नहीं आता, जैसे लकड़ी को काटना। अगर हम एक लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो ये फिजिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज जो ये क्या होता है कि दूध से मान लीजिए हम दही बना दिए, तो ये केमिकल चेंज हो गया। हम दही को दूध नहीं बना सकते हैं, प्रॉपर्टीज उसका बदल जाता है। तो अंगूर का किण्वन करना यानी कि अंगूर से हम जब वाइन या फिर बियर वगैरह क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, वही किण्वन अभिक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? तो ये श्वेत चमकदार लौ निकलती है जब हम लोग मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक एसिड होती है, ठीक है। लैक्टिक एसिड किस में होता है? दही में। और साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में। अगला है, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये एक विजातीय यौगिक है, जबकि तीनों यौगिक ऐसे हैं जो कि सेम टाइप के पत्थर से निकलते हैं, ठीक है, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने जाने वाला पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। नींबू के रस का पीएच मान क्या होता है? याद रखिए, नींबू के रस को स्वाद कैसा होता है? खट्टा। खट्टा यानी कि एसिड। एसिड का मान क्या होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो ये होता है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। याद रखिए, चींटी के डंक में किस टाइप का एसिड होगा, किस टाइप का पदार्थ होगा? तो ये एक एसिडिक इन नेचर होता है, तो उस पर हम लोग अगर बेस लगा दें तो क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जो कि एक बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। अगला है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंतक्षय को रोका जा सके, यानी कि दांतों को खराब होने से रोका जा सके? तो वो होता है क्षारीय विषम दंत मंजन यूज करना चाहिए, जो कि क्षारकीय नेचर हो, जो एल्कलाइन हो नेचर में, ठीक है। जैसे कि पहले जो लाल दंत मंजन आता था वो एल्कलाइन होता था, ठीक है, जिससे क्या होता है दांतों का पीएच वैल्यू जो होता है बना रहता है, जिससे दांत खराब नहीं होता है। ऐसे बता दूं कि दांतों का पीएच वैल्यू कितना होता है? 5.5। अगर हमारे दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांत में क्या होता है? सड़ने लगता है। हम लोग बोलते हैं सड़न की प्रॉब्लम हो गई है, सड़ने लगी है, आम भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होती है? विद्युत का सुचालक होती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है। अगला है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम। यहाँ पर जो सोडियम और एक याद रख लीजिए, पोटेशियम भी ऐसा ही धातु है, ठीक है। और जब बात करेंगे लिक्विड टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में, तो वो होता है मरकरी, यानी कि Hg। आगे बढ़ते हैं। जस्ता का अयस्क है, तो ये जिंक ब्लेड जो है वो जस्ता का अयस्क है। बात की जाए बॉक्साइड की, तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। और सिनेवर किसका अयस्क है? पारा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होगी? तो ये ऑक्सीजन गैस जमा होती है। आगे बढ़ते हैं। इस्पात में कार्बन कितना प्रतिशत है? 2% कार्बन होता है इस्पात में, जो कि स्टील हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है? तो यह है सोना। सोना एक अक्रिय धातु है। अक्रिय नहीं कह सकते हैं कि इसको काफ़ी लेस रिएक्टिव है, जिसके चलते हम लोग कह सकते हैं ऐसा कि सोना को अधिक ताप पर भी गर्म कर लेंगे तो भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए सोना को हम लोग न्यूट्रल मान के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगेगा? तो ये होता है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा धातु जल में तैरता है, ठीक है, क्या करता है, फ्लोट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुणधर्म के लिए उत्तरदायी है? तो ये तन्यता के लिए उत्तरदायी है। जब हम एक धातु से पतला पतला तार खींचते हैं तो उसे कहते हैं धातु के तन्यता का गुण। घातवर्धनता में क्या होता है कि हम धातु से पतले पतले चादरें बनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा अधातु चमकीला है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक चमकीला धातु है। और भी एक चीज़ इसके साथ याद कर लीजिए, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला इकलौता अधातु है, ठीक है, जो कि एक्सेप्शन केस भी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। धातु के बर्तन में खाना खाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। खाना बनाया जाता है क्योंकि उसमें सुचालक होता है, इसलिए हम लोग इसमें खाना बनाते हैं ताकि खाना आसानी से पक सके। आगे बढ़ते हैं। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? तो पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके काफ़ी हाई स्पीड में रिएक्शन करके आग पैदा कर लेती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक काफ़ी ज़्यादा उच्च होते हैं, ठीक है। अगला है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्षारीय इन नेचर होते हैं, ठीक है। जो भी पदार्थ बनेगा मैग्नीशियम के दहन से उनका नेचर कैसा होगा? उनका नेचर होगा बेसिक इन नेचर, बेस इन नेचर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो यहाँ पर सोडियम जो है इसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, सोडियम सही जवाब होगा। और बात की जाए दूसरे धातु के तो ये है पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो ये 22 कैरेट का होता है, याद रखिए। 24 कैरेट जो है सबसे प्योर सोना है, प्योरेस्ट फॉर्म है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुलायम होता है, ठीक है। उसे किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं? 22 कैरेट के सोने से बनाते हैं, जिसमें कि 2 कैरेट क्या होता है? चांदी होता है। 2 कैरेट चांदी हम मिला देंगे तो वो हम किसी भी टाइप का आभूषण बना सकते हैं हार्ड करने के लिए, ठीक है। आगे अगला है, सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के क्या है? सबसे अच्छे चालक हैं। अगला है, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी। मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। इसका एस क्या होता है? सिनेवार। ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला है, किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिनको हम लोग पानी में डुबा कर रखते हैं, केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अगला है, कौन सी धातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो श्वेत फास्फोरस। जो व्हाइट फास्फोरस होता है काफ़ी हाईली रिएक्टिव इन नेचर होता है, तो उसको हम लोग पानी में डाल के रखते हैं। अगला है, कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो ये कॉपर। कॉपर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है धातु के तार के तौर पर, ठीक है। कॉपर हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। भूपर्पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है? तो Ag। Ag यानी कि चांदी। चांदी जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है क्योंकि काफ़ी कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, काफ़ी कम अभिक्रियाशील है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन अधातु है? तो हाइड्रोजन एक अधातु है, ठीक है। इसको ना ही धातु कैटेगरी में रखा जाता है ना ही अधातु कैटेगरी में, दोनों में से किसी में नहीं रखा जाता है, ठीक है। पर फिर भी इसको कहीं ना कहीं जगह दिया जाए इसलिए इसको रखा गया है अधातु के सबसे ऊपर में, ठीक है। कभी आप केमिस्ट्री पढ़िएगा 10th क्लास के तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ना ही ये धातु है ना ही अधातु है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों किया है
जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं या फिर इंपॉर्टेंट होने का चांसेस इनके काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को बार बार देख के रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर श्योर फिक्स हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी टाइप के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगले जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।